आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज दो अहम मौजूआत के ऊपर पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से जो बाज़गश्त हो रही है, क्या कामरान टेशोरी गवर्नर सिंध के ओहदे पे फाइज हैं जो बरकरार रख सकेंगे अपनी पोजीशन को या नहीं। साथ साथ जरा तस्करा करेंगे कि जो आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला आया, एक इंतहाई अहम फैसला के 3 रुकन कौमी असम्बली जो नून लीग से इनका ताल्लुक था, उनकी रुकनीत को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। रुकनीत की बहाली का अमल 2-1 के फैसले से हुआ, जिसमें जो नून लीग के जो मेंबर्स थे उनकी रुकनीत को बहाल किया गया नेशनल असेंबली में, और उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब तज्ज़िया निगार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, ये पहले बात करते हैं सिंध के हवाले से। कामरान टेशोरी साहब की तब्दीली हो रही है, गवर्नर सिंध को तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे? भाई देखें, जो खबरें चल रही थी बड़ी ऑथेंटिकेटेड लग रही थी, क्योंकि उसके सयाक़ो सबाब, उसका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था। लेकिन अचानक हमारे नए वजीर आजम इसाक डार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये हम गौर कर रहे हैं, और हम 1-2 दिन में आपको बता दी जाएगा आवाम को। जब उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि कामरान टेशोरी जो है वो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ काम होता जा रहा है। दूसरे मुकाबिल में जो डीजी FIA जो हैं वो साबिक FIA के डायरेक्टर जी बशीर मेमन साहब की बात हो रही है कि उनको जो है बनाया जा रहा है। बशीर मेमन के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि इन्होंने शरीफ खानदान ने इनको बहुत नवाजा है और उन्होंने बड़े डेंट लगाए हैं इमरान खान की पार्टी को। और एक अरशद मलिक केस भी था जिसमें वो दबाव डालने का उन पर इल्जाम भी है। ख्वाजा आसिफ साहब पर भी ये कि उनके केस में इन्होंने मुदाखलत की। अब वो बशीर मेमन साहब तो कहते हैं कि सारे जो इतने सारे लोग हैं, तो 24 करोड़ लोग हैं, क्या सारे इन्हीं की गुड बुक में अगर मैंने कोई काम अच्छा किया है तो बस किया है। लेकिन इसमें जो नून लीग में वो शामिल हुए, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि जिस हसास इदारे से उनका ताल्लुक था, जिन चीजों से वो जानते थे, जिनकी उन्होंने खिदमत की, कहीं की या नहीं की, बकौल उनके तो नहीं की, लेकिन बहरहाल लेकिन अगर जहांगीर साहब खिदमत ना की होती तो आज वो इतनी क्लियर कट चॉइस भी तो ना होते ना। भाई एक बात बताइए कि कम से दर्जनों जो है डायरेक्टर FIA बने, ठीक है। कोई भी किसी ने भी इतना बड़ा ओहदा हासिल नहीं किया है, बल्कि एक सनाउल्लाह अब्बासी है, वो IG जरूर बने, FIA के डायरेक्टर भी बने, लेकिन उनको कोई ऐसा सियासी ओहदा नहीं दिया गया जी। अगर ये क्योंकि हसास इदारे होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मजबूत होती है, इसलिए इनसे जरा दूरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन अच्छा, ये फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप हमारे नायब वजीर आजम इसाक डार ने अचानक क्यों कह दिया जब एक खबर चल रही थी? सिर्फ 2 दिन बाद कहा। जगह जब ये भी एक ट्विस्ट है कि खबर जुम्मे और हफ्ते को चलनी शुरू हो चुकी थी और काफी अरसे से कामरान टेशोरी साहब की बरतरफी के हवाले से भी इतलात थी, लेकिन 2 दिन के बाद नायब वजीर आजम साहब ने आके अब क्लैरिफाई किया कि नहीं, अभी इसके ऊपर मजीद सोचो विचार हो रहा है। क्लैरिफाई नहीं किया उन्होंने, उन्हें एक अंदेशा है उनके जी। कहा यह जाता है कि उनको ये अंदेशा है कि इन्होंने बड़े खुल के इमरान खान के खिलाफ और जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का साथ दिया अपने दौर में। इसको आप इल्जाम कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बात तो है रिकॉर्ड पर ना। और फिर ये लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल फिर ये भी बनता है कि अगर साथ देने की बात है तो पिछली खान साहब की जो हुकूमत गिराने में जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार एट द एंड अदा किया वो तो MKM पाकिस्तान ने किया। MKM पाकिस्तान अपनी 6 नशिस्तों की बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत गिराने में कामयाब हो गई। पॉलिटिकल साइड पर चले गए, उनकी सीटें क्या है, उन्होंने क्या फेवर दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के मैदान की बात होनी है, जिसका प्रेशर पड़ता है, फैसलों पर असरअंदाज होते हैं या नहीं होते हैं, उस हवाले से बशीर मेमन साहब की शोहरत है और उनके नाम पे वो तरदीद करते हैं इन बात तमाम इल्जामात की। लेकिन उनके नाम पर है कि सन 2017 से लेके
2019 अगस्त तक उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है, और जाहिर है उन्होंने खिदमत अंजाम नहीं दी है, चलिए हम नहीं मानते, लेकिन तरीका तो यही होता है ना, जो किसी के काम आता है, मुश्किल वक्त में काम आता है, और उसका जो एक उसकी तो फिर उसको नवाजा भी तो जाता है, सही। तो कंपनसेट भी तो किया जाता है, यही होता है दुनिया में। और जो ये अगर इसकी मिसाल पूरी उतरती है तो इसमें शक व शुबा से क्या हो सकता है। और आप जहांगीर साहब, ऐसा अगर नहीं मैं हो गलत सकता नहीं है। हूं तो गालिबन ये वही दौर था जिसपे कहा जा रहा था कि एफआई के केसेस हद तक मजबूत हैं कि किसी वक्त भी फर्द जुर्म आयद हो सकती है, सजाएं सुनाई जा सकती हैं। वो ये वाली बात भी है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे नायब वजीर आजम है इसाकदार, उनके खदशात क्या हैं ये भी तो देखें। जी। उनका तकरीबन मुबैना तौर पर कहना ये है कि ये ऐसे आदमी जो इतना रफ एंड टफ हो, जो बहुत आगे तक जाए, वो किसी की भी दुश्मनी उसकी हो सकती है और बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन कामरान टसूरी जैसे आदमी को बनाया जाए, न बेरल के का उनके को तजुर्बा है, न उनको सियासत का ही तजुर्बा है। वो तो एक सुनार मशहूर हुए, एक बिजनेसमैन कम्युनिटी के आदमी है, बिजनेस कम्युनिटी के आदमी है, जो कुछ वो जानते हैं, ऐसे धीमे लहजे में अतियात सदकात के काम और खिदमत के काम तक रहना, उनमें ये प्रेशर के से थोड़ी सियासी प्रेशर थोड़ी डाल सकते हैं जी। ये सियासी प्रेशर के खिलाफ वो थोड़ी स्टैंड कर सकते हैं, ये खड़े रह सकते हैं। सूरत हाल में तो वो सूट नहीं करते, लेकिन सूट दूसरी तरफ ये भी नहीं करते कि ये तो इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, तो ये हर खतरे को मोल लेने का इनके रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन जहांगीर साहब, एक चीज और भी जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा कि अगर आज नंबर गेम की बात कर लें, पार्लियामान की बात करें, तो अगर गवर्नर सिंध को बरतरफ कर दिया जाता है तो एमक्यूएम के पास कोई ऑप्शन है ऐसा कि वो रूठ जाएं या हुकूमत से अलहदा हो जाएं, क्योंकि शायद उनके पास एक आध वजारत है और उसके अलावा गवर्नरशिप थी। गवर्नरशिप अगर चली जाती है तो फिर एमक्यूएम की पोजीशन क्या होगी और फिर वो अपने वोटर्स के पास क्या लेके जाएंगे? जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की हिमायत की बात नहीं है। उनका गवर्नर सिंध का दावा ये है कि सदर और वजीर आजम का भी एतमाद उनको हासिल है। अगर ये एतमाद हासिल है, उसकी कोई बैकग्राउंड भी होगा, तो इसका कोई ग्राउंड भी होगा, उसकी बुनियाद पे इतने वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाने वाला। अगर नहीं जाने वाला है, जहांगीर साहब, एक चीज और भी तो इसमें है ना कि 2 दिन पहले ही ये बातें भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गवर्नर की तब्दीली के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया और नून लीग को कह दिया कि अगर वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये भी तो 2 दिन पहले की इत्तलात है, इसको अभी तक पीपल्स पार्टी ने तरदीद नहीं किया। बहरहाल देखें, ये इत्तेहाद में जो कुछ कहा जा रहा है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि जब इत्तेहाद में बंदरबाट हुआ चीजों का, नशिस्तों का, पौधों का, तो उसमें जो है एक सदर ममलिकत मिली, तो इनको नायब वजीर आजम बनाए गए, इसी तरह वजीर आजम बनाए गए, ये सारी चीजें हुई ना, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है। तो उनका कहना ये है कि कामरान टसूरी को सिर्फ इनका एतबार नहीं, 2 का एतबार हासिल है, और ये एतबार की बुनियादी वजह ये है कि उनका जो प्लेइंग कार्ड है वो बड़ा मजबूत है। इससे पहले जहांगीर साहब, एक सवाल ये भी होता है कि ये जो आप जिन 2 की बात कर रहे हैं, किसी और का भी एतबार कामरान टसूरी को हासिल है? शायद वो इस वक्त क्या मौजूद है? देखिए, एक बात ये है, जिनकी बात की जा सकती है ना, उनको ही आप कह सकते हैं, वरना फिर जो है ना इधर उधर आप जाएंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी ना। अब हम जो मंजरनामा बकौल इनके जो मंजरनामा इन्होंने बनाया, उसमें तो सदर के बनाया है, वजीर आजम की हिमायत के बनाए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर पसे पर्दा हकाइक क्या, वो तो आप बता सकते हैं ना, बेहतर बता सकते। अगर कोई पसे पर्दा है, अगर पसे पर्दा का मतलब ही है कि वो पसे पर्दा है, अगर वो सामने आता तो डायरेक्ट डिस्कस होती है। सही। तो उस पर अगर कोई ऐसा हो सकता है, इसका इम्कान हो सकता है, तो इसके इम्कान को भी आप साथ रख लें अगर जरूरी है तो। वरना ये है कि ये सियासी जो बिसात पे जो नजर आ रहे हैं, ये इनकी हिमायत के लिए काफी है और यही इन लोगों की मुखालिफत के लिए काफी है। इन्हीं के दरमियान बंदरबाट होती है और यही खेल खेला जा रहा है। अच्छा जहांगीर साहब, अगले मामले के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो इंतहाई अहम नौयत का है कि लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला था और ये कहा गया कि जो 3 मेंबर्स हैं नून लीग के, जो कौमी असेंबली की नशिस्तों के ऊपर कामयाब हुए थे,
उनकी रुकनियत को जी, मुअत्तल किया गया, फिर इनकी रुकनियत आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहाल हो गई। और ये जो फैसला है इसमें एक इख्तिलाफी नोट भी शामिल किया गया, और जो लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम भी करार दिया गया। आपने जो है वो इख्तिलाफी नोट दिया और दो ने जो है उनकी हिमायत में जी। किया, तो ये जो है सीटें जीत गई हैं और ये जो है ये मिलेंगी अब नून लीग को। और जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी यूसुफ फायद साहब, उन्होंने उनका जो है वोट इनके नून लीग के हवाले से जाता है, फेवर तो नहीं है लेकिन इसके बेनिफिशियरी नून लीग एज ऑफ नाउ नून लीग वो बनेगी। तो इसलिए कि इस फैसले को आप क्या कहेंगे, जो ये नून लीग वाले दूसरे फैसलों पर बड़ी तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि रीराइट हो रहा है और हिमायत हो रही है और जो चीज मांगी नहीं जाती वो भी मिल जाती है, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? ये इस तरह की बातें हैं। अगर आप जंग साहब, ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है या ये जो आज का फैसला है, मैं अगर पॉलिटिकल एंगल्स की बात करूं, तहरीक इंसाफ कहती है कि उस तासुर को मजीद तकवीत देता है कि कहीं कोई एक्सटेंशन के मामलात हैं, कहीं कुछ तरह के मामलात हैं। डू यू थिंक कि ऐसा कुछ है बिहाइंड द सीन्स के जिसके ऊपर आज ये कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, या एक पॉलिटिकल स्टांस है तहरीक इंसाफ का? देखें, आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, जी जी जी, एक्सटेंशन का मामला मुमकिन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन देखें रिकॉर्ड पर जो मौजूद है, अब वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, बहुत सारी चीजें अपनी जगह से हिलजुल भी जाती है। या चीफ मुबैना तौर पे तो चीफ जस्टिस ने वादे तौर पे कह दिया है कि जो है वो एक्सटेंशन नहीं देंगे। जब असल जो फरीक है वो एक्सटेंशन नहीं लेना का चाहता, तो एक्सटेंशन का केस तो बहुत बट पाकिस्तान में तो आमतौर पे जो कुछ नहीं होना होता वो मुल्क के वसीतर मफाद में बाद में हो जाता है। लेकिन जैसे आपने ऑन रिकॉर्ड की बात की जहांगीर साहब, ऑन रिकॉर्ड तो फिर ये भी है ना कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो फैसले के हवाले से उस फैसले के आने के बाद एक कानून साजी की गई, फिर मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने, उनका फैसला भी सामने, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा, वहां ना नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। और एक चीज ऐड कर लेते हैं कि जब पिछली बार एक तब्दीली होनी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो उस वक्त काफी पहले कबल वक्त वजीर आजम ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जो इस बार होता हुआ नजर नहीं आया अभी तक। देखिए, मैं मुनीर में इससे पहले कह चुका हूँ, इस तनाजे को, इस मकमसे को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अब आप ये क्या कहेंगे, कोर्ट तो वही है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस भी वही है, फैसला जिनके हाथ में आ गया, इसको क्या कहेंगे? और जो फैसला था उस पर आप क्या बहस करेंगे? ये तो बात मौजूद है ना, ये तो एक तनाजा तो मौजूद है ना। तो सर इस तनाजे का हल क्या है? क्या ये सूरत ऐसे ही चलती रहेगी और ये तनाजा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा अगर इस सिनेरियो को देखें तो? जस्टिस मंसूर अली शाह ने, आप उसको भी मुतनाज़े बात बनाई जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी हकीकत उन्होंने बयान की है हमारी नजर में कि अगर इसी तरह होता रहा और जो है इस पर अमल नहीं होते रहे, तो कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होते रहे, तो बहुत बड़ा सेटबैक आ जाहिर जमहूरियत की अगर हम बात करें कि कितना बड़ा एक सेटबैक है, एक जमहूरी हम चलें, जो भी हम इस पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चलें सो कॉल्ड सही, लेकिन जमहूरियत तो है ना। ऐसी जमहूरियत में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माना जाए, इंप्लीमेंट ना किया जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखा गया। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता था तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ओनरशिप ली जाती थी। सो कॉल्ड कोई छोटा लफ्ज नहीं है। सो कॉल्ड का मतलब है बेबुनियाद, बस कह देना किसी चीज को, बस उल्टी सीधी चीज को जो है वो मान लेना। तो जब आप सो कॉल्ड फैसला, या तो सो कॉल्ड फैसला कह रहे हैं या रियलिस्टिक फैसला कह रहे हैं, रियल, तो ये सारी चीजें अभी मौजूद हैं। और उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस साहब, वो जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि ऐसे बयानात भी देना चाहिए। उन्होंने एक मौके पर जो है तकरीर करते हुए, उसका सियासी वो नहीं था, किसी हवाले में वो बात की है, बहरहाल उसको भी मुतनाज़ बनाए। जब अल्टीमेट अथॉरिटी आइन की बका, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ की जमानत अथॉरिटी होती है, वो होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर उसको ये कह दिया जाए कि इसके फैसले नहीं मानेंगे, तो फिर किसके फैसले मानेंगे?
कौन फैसला करेगा कि इस बहरान से क्या निकल सकेंगे? सर जाहिर साहब, तो ये एक बहस है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो ज्यादा अहम है, तो फिर ये देखिए, एक इसको बात कैसे, इस ये मकमसे से कैसे पार्लियामेंट बाहर आया जाएगा? कहते हैं, एक ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हाँ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसने आइन बनाया है, आइन साज इदारा है, ये तो सुपरमेसिस को मौजूद है। लेकिन जब सुकून पैदा होता है, क्लैरिटी की जरूरत होती है, ये है क्या, इसकी तशरीह, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, उसको कैसे पूरा किया जाए। और इससे ऊपर की कोई सुपीरियर अथॉरिटी होती तो आप जो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके लिए ये बनाना, तो जब आप अल्टीमेट कहते हैं तो अल्टीमेट तो फैसले होते हैं, फिर तो ठीक हो गया। उसके तो पीछे कुछ और ये फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है या नहीं, या किस फैसले को मानना है और किस नहीं। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि तर्जमा में कर रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो मनोअन सुना देगी, और क्योंकि उसका तरीका भी यही है कि जनाब यही जज सुनाएंगे, ठीक है ना, कोई नए जज नहीं होंगे, ये 8 जज इसमें मौजूद होंगे, और उसको नजरसानी की का मतलब ये नहीं है कुछ और का कुछ और हो जाए, फिर एक तौसीक करके वो भेज देंगे। जब चीज ये आ जाएगी, अब बहरान तो उस दिन से शुरू होगा, बदतरीन बहरान, जिस दिन ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानते। अगर कोर्ट रीराइट नहीं कर सकती तो रीराइट आप भी नहीं कर सकते। रीराइट के भी तरीके होते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ये नहीं कि आप ये लेके आए, कानून लाए, किसी पास नहीं करा, उसमें भी हजारों सुकम है। इस तरह नहीं, जीने दें इदारों को, जैसे आप कहते हैं हर इदारा जीने दें। अब आप उसको ही गंदा कर देंगे आप, तो बचेगा क्या, कहाँ जाएंगे? काजी उल क़ज़्ज़ात होता है, इसमें आखिरी फैसला देना होता है। ठीक हो गया जहांगीर साहब, हमारे पास प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हो रहा है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ताजिरों के हवाले से बात करेंगे कि ताजिरों की क्या मसाइल हैं, और इस वक्त जो छोटे ताजिरों के हवाले से इशू सामने आ रहे हैं, वो जो एहतजाज की कॉल है वो किस हद तक सूदमंद होगी, नहीं होगी, और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बढ़ती हुई महंगाई, टैक्सेस का बोझ और हुकूमत की अदम तवज्जो, ये वो मामलात हैं जो ताजिरों के हवाले से मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। ताजिरों को अपने रोजमर्रा के मामलात में मुश्किलात दरपेश हैं, और यही वजह है कि आज मुल्क भर से ताजिर एक आवाज होके हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मामलात को देखा जाए, समझा जाए, और जो टैक्सेस का बोझ है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन। इनसे जानेंगे कि आखिर ताजिरों की इस एहतजाज के पीछे वजह क्या है और क्या इसका कोई हल भी है या नहीं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ साहब, एहतजाज फिर एहतजाज और फिर एहतजाज, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 2 माह के अरसे में आप लोग ने कई एहतजाज कर लिए, कोई उसका सिला मिला, कुछ बेहतरी आई मामलात में? देखिए, जब मौलवी अजान देता है ना, तो इमाम नमाज पढ़ाता है, और नमाजी जब निकलता है, अजान तो देनी पड़ेगी जी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची लेवल पे नहीं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये एहतजाज जा रहा है, क्योंकि ये ताजिर जो छोटे दुकानदार हैं, आप खुद सोच लें, उनको 60,000 रुपये महीना कहाँ से भरेंगे भाई? बिजली के बिल कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? एम्प्लॉइज को कैसे रखेंगे? पहले तो उनकी बिस्मिल्लाह ही नहीं होती कि क्या कारोबार करेंगे। तो ये निजाम कैसा है? और दूसरा ये कि विथ होल्डिंग टैक्स एजेंट बना दिया गया है सबको। इंपोर्टर है, उसके ऊपर 2.5%, आप होलसेलर पे जाएगा 2.5%, रिटेल पे जाएगा 2.5%। तो आप महंगाई को कहाँ देख रहे हैं? महंगाई इतनी
होगी कि आप सोच होगी आपकी कि तो रऊफ साहब, ये जो कल आप एक बार फिर से एहतजाज के लिए निकलने 13 अगस्त को, क्या मतलब है, इससे क्या हासिल है? गवर्नमेंट से कोई बात हुई, कोई डायलॉग हुआ, सिंध हुकूमत से कोई राब्ता हुआ, वफाकी हुकूमत से कोई राब्ता हुआ? देखिए, रास्ते में तो सब है, लेकिन जब कानून बन जाता है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें तब्दीली लाने के लिए तो टाइम लगता है, 2/3 मेजॉरिटी होती है सही। जब कानून बन जाता है। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये अवाम की आवाज बनेगी। और ये जो 13 तारीख को हमने रखा है, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स में एहतजाज रखा है सही। कि जब आप उनकी आवाज नहीं बनेंगे तो फिर ताजिर किससे बात करे? तो रऊफ साहब, अगर ये एहतजाज हो रहा है, वो बड़ा इदारा है, वो हमें स्टेक होल्डरों को बुलाते ही नहीं है, तो वो क्या करें? लेकिन रऊफ साहब, एक चीज की रहनुमाई कर दीजिएगा। यहां एक कंफ्यूजन ये है कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते। टैक्स देने का मसला है या जायद टैक्सेस का मसला है? देखिए, आपने सही फरमाया, टैक्स देना कौन मना करता है? मुझे बताए, मैं इंपोर्टर हूं, मैं टैक्स भरता हूं 3.5%, प्रोविजनल टैक्स भरता हूं, सेट टैक्स भरता हूं। अब इवेंट होल्डिंग टैक्स क्यों? अब बताएं, वो 2.5% क्यों हम पे लागू किया जा रहा है? होलसेलर वो भी रिटर्न भरता है। अच्छा, आप रिटेलर वो भी रिटर्न भरता है। सही। अच्छा, जो अगर वो ताजिर जो स्कीम के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं, उनका कहा गया था कि 600 से 1000 रुपए महीना होगा, हाँ, उसके बदले 60,000 रुपए महीना कर दिया गया। तो ये तो जुल्म है ना भाई। तो रऊफ साहब, ये अगर कम हो जाती है, इसकी रकम कम कर दी जाती है, तो इस वक्त आप लोग के काबिल कबूल होगा कि नहीं ठीक है इसकी रकम कम हो जाती है? तो नहीं, हम तो वही बात करेंगे जो वहाँ पहले FBR में मीटिंग हुई थी। हाँ, वो यही बात हुई थी। कहाँ मीटिंग हुई रऊफ साहब? वो तो मीटिंग्स में एहतजाज हुआ ना, FBR कुछ कह सका ना आप लोग कोई बात कह सके। आप देखिए, उनका एक लीडर था नईम मीर साहब, जो कोऑर्डिनेटर बने हुए थे, उन्होंने FBR के चेयरमैन से मीटिंग सबने ताजिरों ने की थी। सही। इसमें इख्तिलाफ हुआ था कि भाई ये किस तरह होगा। तो जब लाया अमल बनाने गए तो उन्होंने ऐलान ऐसे ही अपनी मर्जी से ही कर दिया है कि 60,000 या किसी लेवल पे 1 लाख से ऊपर भी जाएगा। हाँ। और ऑडिट अलग होगा। आप ये देखें कि अगर टैक्स की जो तजावीज है उसको दे तो रहे हैं, हम बोल रहे टैक्स भरेंगे, सही, लेकिन आसान तरीका अपनाया जाए और टैक्सेस को कम करने की बात करें, ना कि बढ़ाने की बात करें। सही। तो इससे टैक्स चोरी भी ना हो ना। अगर टैक्सेस कम होंगे तो सारे लोग शामिल हो सकेंगे और टैक्स चोरी का भी मौका नहीं मिलेगा। देखें, जब आप टैक्स चोरी का मौका क्यों दे रहे हैं? आप बताएं, जब आपके ऊपर नोटिस आएगा तो यहाँ तो पुराना निजाम है ना। सही। कोई नया निजाम तो नहीं आएगा। डिजिटलाइजेशन तो नहीं हुई है। सिस्टम के तहत ये सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन ये हरासमेंट का माहौल होगा ना। आप वो ऐसा माहौल फराहम करे हुकूमत जिससे टैक्स पेयर टैक्स देने को तैयार हो। अच्छा रऊफ साहब, एक आर्ग्यूमेंट हुकूमत की तरफ से ये आती है कि वो कहते हैं एक सिस्टम है, डेवलप होने दें, चलने दें, मैच्योर होगा वक्त के साथ तो बेहतरी आ जाएगी। आप लोग को नहीं लगता कि अगर ये सिस्टम चलता है कुछ अरसे के बाद उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं है। देखिए, सिस्टम को आपको चलाने के लिए स्मूथली चलाना पड़ता है। आपने गाड़ी को 4 गियर में चला दिया है। हाँ। अब वो तो फर्स्ट तो गियर लगाओ, अब तो 4 गियर में गाड़ी कैसे चलेगी? सही। अच्छा, अभी इसमें रऊफ साहब, इसमें कोई ताजा तरीन अपडेट्स क्या है? आप चलें, कल एहतजाज होगा, इसका आप लोग मार्केट्स बंद कर देंगे, इससे मुल्क की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान है, आप लोग को बड़ा नुकसान है, और यकीन तौर पे आप लोग भी नहीं चाहते कि कारोबार को बंद किया जाए। लेकिन इसका हल क्या है? क्या ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे जब तक हुकूमत बात नहीं मानेगी? देखें, आप बात को समझे। एहतजाज किसी को शौक नहीं होता, कारोबार हर आदमी को चाहिए। लेकिन हमारी दुकानें और हमारे गोडाउन, हमारे टैक्स पेयर लोग जो टैक्स ऑलरेडी पहले ही भर रहे हैं, सही, विथ होल्डिंग एजेंट सबको बना दिया जाएगा तो वो तो मेंटेन कर ही नहीं पाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। सही। कि चेक कहां से आया, गया किधर से। तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोई डेवलप करें। ये एकदम थोप दिया गया है, इससे तो एक मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में हड़ताल हो जाएगी इस तरह। अच्छा रऊफ साहब, ये कल की हड़ताल के बाद अगला लाएअमल क्या होगा? चलें, ये कल आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड किस तरीके से कराएंगे? सिर्फ मार्केट्स बंद होगी या कहीं और रैली होगी, मार्चेस होंगे? क्या इसके हवाले से एलैबोरेट कर दें? देखिए, हमने 13 तारीख का जो अनाउंस किया है, 2 बजे रैली जाएगी चेंबर ऑफ कॉमर्स से। सही। और 4 बजे ये अलार्म की हड़ताल खत्म हो जाएगी और 4 बजे दुकानें खुल जाएंगी। सही है। इसने कहा ये एक दिन का हड़ताल नहीं है, अब हड़ताल करेंगे तो पूरे दिन की करेंगे। सही।
तो अलामती तौर पे ना, नहीं लेकिन हुआ। अगर अलामती अलामती आप लोग का इस जेस्चर को हुकूमत संजीदगी से नहीं लेती तो फिर क्या होगा रऊफ साहब? इसका कोई लाएअमल तो होना चाहिए। देखें, आप पूरे ताजिर अंजुमन है, जितनी एसोसिएशन हैं पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची, हैदराबाद, ये सब शामिल हैं और सब लाएअमल बना रहे हैं कि हम 1 रोजा 2 रोजा या कंटिन्यू हड़ताल पे जाएंगे। आपको लगता है कि जिस हद तक ताजिर तंजीमें बनी हुई हैं, मुल्क गिर इतनी बड़ी स्ट्राइक कॉल करना, प्रोटेस्ट कॉल करना, ये मुमकिन होगा? इतना इत्तेहाद है ताजिर तंजीमों में? देखिए एक बात मैं आपको कह दूं कि जब आप किसी के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, जिसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो अभी तो कोई भी अंजुमन का ताजिर, मैं ऐलान करता हूं, मैंने खोलता हूं हैदर कराची बंद हो जाएगा। सही, यकीनी बात आप समझें। ताजिर बेजार हैं कि हमारी तो बिस्मिल्लाह नहीं होती तो हम कहां से बिजली का बिल भरें, कहां से फीसे भरें, कहां से दवाइयां लें और कहां से उनका एम्प्लॉयज का पूरा करें। सही। तो आज जब ये हालात में आज जब इस वक्त कराची की अगर मैं बात करूं तो कितनी तंजीमें इस वक्त ऑन बोर्ड हैं इस एहतजाज के हवाले से? ना सिर्फ कल बल्कि उमूमी तौर पर कितनी तंजीमें या कितने फीसद ताजिर बरादरी कराची की इस पे ऑन बोर्ड है? भाई यहाँ तो ऑन बोर्ड में आप 32 ताजिर बिरादरी है जो ताजिर तंजीम है और जो मेन स्टेक होल्डर है 10 हैं जी। तो ये 10 की 10 ऑन बोर्ड है इस हवाले से एहतजाज में शरीक होंगी? ऑन बोर्ड है। अभी हमने इजलास किया है, खत्म हुआ है, आपकी जो फोन आ रहा है जी, तो इसके बाद ही खत्म हुआ है अभी। और इसमें यही फैसला हुआ कि कल एहतजाज होगा और उसके बाद का लाएअमल अभी तक नहीं, आप लोग के पास अभी तक नहीं दे रहे आप? नहीं, हम देंगे इंशाल्लाह, कल या परसों अनाउंस हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त जो ताजिरों के मसाइल हैं वो क्या है और किस हद तक बढ़ चुके हैं। इस वक्त ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और रऊफ साहब के बकौल इस वक्त मुल्क गिर इस हवाले से इस बात की तैयारियां भी हो रही हैं कि अगर हुकूमत नहीं मानती और हुकूमत रजामंदी नहीं जाहिर करती तो बड़े पैमाने पर इस पर एहतजाज किया जाएगा और मुल्क गिर 2 से 3 रोज तक इसके ऊपर एहतजाज होगा, हड़ताल होगी, मार्केट्स को बंद किया जाएगा और यकीन तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल में हुकूमत किसी भी तौर पर इस तरह की मामलात के मुताबिक नहीं हो सकती। हुकूमत इस वक्त जो टैक्स के निज़ाम है उसको बेहतर और उसको आसान बनाना होगा। एक ऐसा निज़ाम तरतीब देना होगा जहां पे टैक्स देने वालों के लिए आसानी हो ना कि दुश्वारी हो। ऐसा निज़ाम बनाना होगा जहां पे हरेसमेंट कल्चर के हवाले से रऊफ साहब बता रहे थे उसको कम से कम किया जाए और डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस देनी होगी, उसको आगे लाना होगा। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होती, जब तक ये सारा निज़ाम आसान नहीं हो जाता, तब तक मुल्क में जो टैक्सेस का जो मामला है वो इसी तरीके से रहेगा। तब तक ब्लैकमेलिंग, काला बाजारी, टैक्स चोरी, ये सारे मामलात होंगे और बेपना इसमें इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता कई सालों में अगर देखें तो यही नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम में उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।